हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम रूट मोबाइल आईपीओ के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये जो कंपनी है वो 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब ये कंपनी 2004 में चालू हुई थी और इस कंपनी को 16 साल हो गए हैं मार्केट में रहते हुए। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो मेन काम है, जैसे कि आप सपोज कोई भी डीमेट अकाउंट या कोई भी अपना सोशल अकाउंट खोलते हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर एक ओटीपी आता है ताकि वो वेरीफाई कर सके कि ये आपका नंबर ही है। तो ये एसएमएस जो प्रोवाइड करते हैं, ये रूट मोबाइल ये एसएमएस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। और जो आपको ईमेल के फॉर्म में कभी कभार मैसेजेस आते हैं, ये वो प्रोवाइड करवाने का भी काम करता है। और एकदम क्विक मैसेज, मतलब सपोज आप कभी भी वेरीफाई करते हो तो आपको कैसे विद इन अ सेकंड आपको मैसेज आ जाता है कि आपका ओटीपी ये। तो ये कंपनी का मेन काम ये, और इसके लिए वो लोग है ना उनसे पैसे लेते हैं, मतलब उस सर्विस प्रोवाइड करवाने का। वो क्या कहते हैं कि फेसबुक हो गया, ऐसी कंपनी से वो लोग पैसा लेते हैं। अब इस कंपनी का जो मेन काम है वो यही है। और ये जो कंपनी वो क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एज ए सर्विस टू एंटरप्राइजेज, मतलब जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनको, और ओवर द टॉप प्लेस यानी कि जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं उनको ये प्रोवाइड करती है, क्योंकि छोटे मोटे लोग ये सर्विस ले भी नहीं सकते। अब मैं आगे आपको ये बताता हूँ कंपनी के की फैक्ट, मतलब कंपनी की अभी प्रेजेंट में क्या, कंपनी के अंदर कितना कुछ चल रहा है। अभी कंपनी के प्रेजेंटली कंपनी ने 30 जून 2020 को ये रिपोर्ट किया है कि कंपनी के अभी 318 एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। और कंपनी 19 प्लस लोकेशंस में भी कंपनी काम करती है, जिसमें से मेन कंट्रीज है अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। ये इन मेन कंट्रीज में कंपनी का मेन कारोबार चलता है। और कंपनी के अभी क्लाइंट देखे तो वो है 30,150। कंपनी के अभी करंटली इतने क्लाइंट कंपनी में हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि ये जो कंपनी के 30,150 क्लाइंट्स हैं, ये कोई बड़े बड़े क्लाइंट्स नहीं है, ये छोटे मोटे क्लाइंट्स हैं। क्योंकि इतने आप सोच रहे होंगे कि अंबानी जैसे लोग इसके क्लाइंट है, ऐसा नहीं है, ये छोटे मोटे क्लाइंट्स हैं इसके अंदर। और कंपनी ने ये भी रिपोर्ट किया है कि कंपनी के 5 बिलियन से भी ज़्यादा मैसेजेस एक महीने में जाते हैं। तो अगर कंपनी सपोज 0.5 पैसा भी अगर एक मैसेज का चार्ज करती है, तो अगर आप सोच सकते हो कि 5 बिलियन से ज़्यादा मैसेज, तो कंपनी को कितना रेवेन्यू मिलता होगा। तो मेरे ख्याल से तो ये एक पॉजिटिव बात है। और कंपनी को क्या कहते हैं कि फिस्कल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कंपनी के पास 31 से ज़्यादा भी बिलियन बिल थे, मतलब कि बिल के अंदर जो अमाउंट होती है ना वो बिलियन से भी ज़्यादा थी। और ऐसे कंपनी के 31 से भी ज़्यादा बिल थे। और कंपनी के क्या कहते हैं कि 800 से भी ज़्यादा नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं और 255 से भी ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शंस हैं। और कंपनी के 4 शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर्स भी है। शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर्स यानी कि जो आपको एसएमएस आते हैं ना, वो उसके सेंटर्स, वो भी कंपनी के 4 सेंटर्स हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी थोड़ी फंडामेंटली तो एकदम कंपनी अच्छी लग रही है। अब मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल की बात बता देता हूँ। अगर कंपनी के पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें 18, 19, 20, तो कंपनी का कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस बढ़ा है। और एक तरीके से आप देखोगे कि जो 30 जून ये जो लास्ट वाला है ना 30 जून 2020 वाला, ये सिर्फ 3 महीने का है। बाकी जो पिछले 3 वाले हैं वो पिछले 3 साल के हैं। तो एक तरीके से आप ये मत सोचिए कि जो 269.34 मिलियन है वो कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है, वो सिर्फ 3 महीने का है। अगर कंपनी ऐसे ही परफॉर्मेंस इस साल में करती रही ना, तो इस साल के एंड में जो कंपनी का जो इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2020-2021 में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो यानी कि 1000 मिलियन के अराउंड हो सकता है, अगर इसी तरीके से कंपनी अपना परफॉर्मेंस जारी रखती है तो। लेकिन आप ये भी देखिए कि अभी कोविड के चलते भी कंपनी का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं गिरा है और कंपनी के एसेट में भी कंटिन्यूसली ग्रोथ नजर आया और रेवेन्यू में भी कंटिन्यूसली ग्रोथ नजर आया। तो ये बात कंपनी की बहुत सही है और पॉजिटिव है। इसीलिए मैं ये कंपनी क्या कहती है कि एक तरीके से मैं अच्छी मानता हूँ इस कंपनी को। अब मैं आपको रूट मोबाइल के आईपीओ की डिटेल्स बताता हूँ। ये जो रूट मोबाइल का जो आईपीओ है वो 9 सितंबर को ओपन होगा और ये क्लोज हो जाएगा सितंबर 11 को, मतलब 9, 10, 11 इन तीनों के बीच में आप कोई भी डेट में इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हो। और जो कंपनी का इश्यू साइज है, कंपनी 600 करोड़ रुपीज़ पब्लिक से
फ्रेश इश्यू और OFS के फॉर्म में मांग रही है, जिसमें से फ्रेश इश्यू कंपनी का है 240 करोड़ का और OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल कंपनी का है 360 करोड़ का। टोटल होता है 600 करोड़। और जो कंपनी जो शेयर पब्लिक को दे रही है उसकी फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। और कंपनी के जो क्या कहते हैं कि जो कंपनी का प्राइस बैंड है वो है 345 से लेके 350। यानी कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो तो आपको एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि प्राइस 350 है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स अधिकतर उनको कट ऑफ प्राइस में ही डालना पड़ता है, तो ही उनको क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन पे क्या कहते हैं अलॉटमेंट मिलता है उनको। और अगर इसका एक लॉट देखे, एक मार्केट लॉट देखे तो है वो 40 शेयर्स का। अगर आपको इस IPO में अप्लाई करना है तो आपको 40 शेयर्स कंपलसरी लेने पड़ेंगे। तो 350 इंटू 40 यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस IPO में आपका रहेगा 14,000 का। ठीक है, अब मैं आपको आगे और चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें हम इन्वेस्टर कैटेगरी देखते हैं, जिसमें से 50% तो इसमें से QIBs को रिजर्व्ड है और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको है 15%, और जो हमारे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका है 35%। यानी कि 210 करोड़ हमारे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स को मिलेंगे और बाकी के जो 390 करोड़ है वो बड़े प्लेयर्स के लिए रिजर्व्ड है। अब मैं आपको ये इसका क्या कहते हैं कि ये IPO का मतलब क्या सिस्टम है रहने वाला है, क्या टाइम टेबल रहने वाला है, मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो इसका IPO है वो 9 को चालू होगा और 11 को बंद हो जाएगा। और जो फाइनलाइजेशन होने वाला है अलॉटमेंट का वो 16 को होने वाला है। और जो अगर जिन लोगों को शेयर नहीं मिले, जो जिनके अकाउंट में जो अमाउंट ब्लॉक होगा वो अनब्लॉक होगा सितंबर 17 को। और जिन लोगों को शेयर्स मिल गए हैं उनके अंदर उनके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स क्रेडिट होंगे 18 सितंबर को। और जिन लोगों को क्या कहते हैं कि मतलब इन शेयर का जो लिस्टिंग डेट है वो है सितंबर 21, यानी कि अगले से अगले वीक का थर्सडे को ये शेयर लिस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी बता देता हूँ कि आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हो। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो मिनिमम तो उनको 1 लगाना पड़ेगा और मैक्स टू मैक्स वो 14 लॉट्स लगा सकते हैं, यानी कि 1,96,000 आप मैक्स टू मैक्स लगा सकते हो। अगर आपको 2 लाख से ऊपर अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको कॉर्पोरेट वाले कैटेगरी में डालना पड़ेगा, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में आपको डालना पड़ेगा। अब लास्ट एंड लीस्ट में आपको ये बताता हूँ कि इसमें क्या क्या रिस्क रह सकते हैं इस IPO में इन्वेस्ट करने से। अभी तक तो जो मैंने आपको बताया वो सारी पॉजिटिव चीज़ें थी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है। ये जो IPO, ये जो कंपनी है ये थर्ड पार्टी पे वो ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। मतलब क्या कहते हैं कि थर्ड पार्टी से इनको अगर सामने से ऑर्डर आ रहा है तो ये कंपनी चल रही है, अपने खुद के दम पे नहीं चल रही है। अब थर्ड पार्टी कैसे हो गया कि मैंने आपको एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लेकिन मैं थर्ड पार्टी के थ्रू, मतलब आप मेरे लिए एक बंदे को लेके आए तो मैं उसको फिर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ऐसा थर्ड पार्टी। अब ये इसके जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं वो है लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर। मतलब क्या कहते हैं कि कंपनी का आपने देखा, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 31 से भी ज़्यादा बिल कंपनी के बिलियन में थे। तो कंपनी के अराउंड 31 से 35 ही मेन क्लाइंट्स है, बाकी बहुत छोटे मोटे क्लाइंट्स है। तो इसके लिए ये भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतने छोटे से क्लाइंट्स में अगर कंपनी डिपेंडेंट है तो अगर आगे जाके ये क्लाइंट कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव फर्म और आ जाती है, तो इसके लिए कंपनी में खतरा आ सकता है। और जो फोर्थ पार्ट जो इसका मेन है वो ये है कि इसके खुद के सिस्टम नहीं है, ये भी थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी सिस्टम है इसके। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो ये सर्विस यूज़ कर रही है वो भी मेन इसके थर्ड पार्टीज़ के हैं। तो इसकी वजह से ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से इसको क्या कहते हैं कि थोड़ा कमीशन उनको भी देना पड़ता है। तो अगर इसकी वजह से ये इतना उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो ये भी एक नेगेटिव व्यू हो सकता है। और जो लास्ट और लीस्ट एकदम ये है कि TRI के जो रेगुलेशन है वो हर साल मैसेजेस के लिए और उसके लिए हर साल चेंज होते रहते हैं और उनकी पॉलिसी हर साल चेंज होती रहती है। तो इसके लिए इस फॉर्म के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। कैसे इफेक्ट पड़ सकता है? अगर क्या कहते हैं कि TRI ये रूल निकाल देवे कि है ना, जो भी मैसेज जाएंगे उसके लिए आपको 0 रुपये चार्ज रहेगा, तो ऐसे चांस में ये कंपनी बंद हो सकती है। और इसीलिए आपको ये सब ध्यान में रख के इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड वाला IPO क्या कहते हैं कि ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन उसके अंदर चांस ये रहेगा, मिलने का चांस बहुत कम रहेगा। मेरे ख्याल से रूट मोबाइल वाला जो IPO है इसके अंदर चांस ज़्यादा रहेगा आपको मिलने का, लेकिन मेरे ख्याल से इसका
इसका और दोनों का लिस्टिंग गेन लगभग पॉजिटिव में लग रहा है मेरे को। आप दोनों आईपीओ में पैसा लगा सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो लिस्टिंग गेन है वो मेरे को बहुत कम, मतलब ज़्यादा इतना ऊपर नहीं लग रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड में मेरे को लिस्टिंग गेन ऐसा लग रहा है कि 70 से 80% तक का भी लिस्टिंग गेन हो सकता है, मतलब मिनिमम 20% का लिस्टिंग गेन तो हैप्पीएस्ट माइंड में मिल सकता है। बाकी इसके अंदर मैं इतना कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि इसके आईपीओ के अंदर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे को थोड़े इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।